हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो हमने कल डिस्कस किया था, यानी कि जो हमारा 8वां लेक्चर था, 8वीं क्लास थी जो हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो आर्क वेल्डिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि आर्क वेल्डिंग में कुछ टर्म यूज़ होते हैं कुछ, क्योंकि जो आर्क होती है वो इलेक्ट्रिक से बनाई जाती है, यानी कि विद्युत से बनाई जाती है आर्क। तो हमने बात की थी कि विद्युत होता क्या है। विद्युत में कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे वोल्ट हो गया या फिर विद्युत वाहक बल हो गया। हमारी जो विद्युत होती है वो कैसे से कैसे फ्लो करती है, इन सब के बारे में हमने कल बात किया था। अब जो है आज हम लोग बात करेंगे आर्क वेल्डिंग में पर्टिकुलर किसी एक वेल्डिंग को हम लोग लेकर के चलेंगे, जैसे कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया या फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गया, टिग वेल्डिंग हो गया या फिर मिग वेल्डिंग हो गया। इनमें से किसी एक वेल्डिंग के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आर्क वेल्डिंग थी, आर्क वेल्डिंग का आपने क्लासिफिकेशन अगर नहीं देखा था तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत 3 से 4 वेल्डिंग आपको पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले जो आर्क वेल्डिंग आपने देखा था, तो आर्क वेल्डिंग जो थी वो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आती थी। फ्यूजन वेल्डिंग आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आप अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देंगे या फिर किसी सरकारी एग्ज़ाम जो आते हैं, गवर्नमेंट नौकरी निकलती है, जो बहाली निकलती है, उसका आप जब रिटन एग्ज़ाम देंगे या फिर आईटीआई का आप एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आर्क वेल्डिंग जो है वो कैसी वेल्डिंग है। तो आप बताना है आर्क वेल्डिंग कैसी वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग है। अब आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग आपको पढ़नी है, वो सबसे पहली वेल्डिंग आपको क्या पढ़नी है, GTAW। उसके बाद GMAW। उसके बाद सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। हिंदी में हम लिखते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में लिखा करिए। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। उसके बाद एक वेल्डिंग और हमको पढ़नी है, कौन सी, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में कि आर्क वेल्डिंग में, लेकिन एक फिर से आपके अंदर एक थीम बननी चाहिए कि आर्क वेल्डिंग जो है, इतनी सारी वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग होती हैं, आर्क वेल्डिंग होती हैं। और जो आर्क वेल्डिंग किसके अंतर्गत आती थी, होमोजीनियस यानी कि समांगी वेल्डिंग के अंतर्गत आती थी, है ना। हमने आपको बताया था कि जिसमें फिलर रॉड और आपका जो बेस मेटल होता है वो सेम मटेरियल का होता है, तो वो क्या होता है, समांगी होता है, यानी कि होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस वेल्डिंग के अंतर्गत या आर्क वेल्डिंग आती है, या इसी को फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे कभी पूछेगा कि GTAW या GMAW या सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कैसी वेल्डिंग है, तो पहली बात ये सारी आर्क वेल्डिंग है और ये फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं GTAW पढ़ लेते हैं या GMAW पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग आज पढ़ लेते हैं GMAW, यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका भी फुल फॉर्म आपको याद करना है, ये भी पूछा जाएगा आपसे, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसका क्या होता है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो आर्क वेल्डिंग है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। बेसिक सा किसी भी आर्क वेल्डिंग पे हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है, जो आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत होता है, अगर जो लोग हमारी नोट्स चाह रहे होंगे कि मेरे द्वारा बनाई गई नोट्स उनको चाहिए, तो वो लोग नीचे कमेंट करेंगे। अगर ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आएगी नोट्स से संबंधित, क्योंकि मैं चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुनते चलिएगा। क्लास को 2 बार 3 बार रिपीट मोड में देखेंगे आप लोग, और साथ में सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते चलेंगे और बोलते चलेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको नोट्स चाहिए होगा रिवीजन के लिए, तो साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं। बुक लेकर के अपने सामने आप नोट्स रखिए, उसके साथ साथ जो हम बोलते चले उसको आप लिखते चलिए बारी बारी से। या फिर जिसको जो है चाहिए होगा नोट्स हमारा, तो कमेंट करेगा। तो अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे नोट्स से संबंधित, तो हम उसके लिए भी नोट्स जो है अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो आर्क वेल्डिंग होती है उसका सिद्धांत क्या होता है, आर्क वेल्डिंग बेसिकली काम कैसे करती है। देखिए, आर्क वेल्डिंग का काम होता है आर्क जनरेट करवा करके। ये मान के चलिए कि पावर सप्लाई होता है, किसी भी आर्क वेल्डिंग में हमको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जो पावर सप्लाई विद्युत के रूप में हमको मिलती है, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई से क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि दो हमेशा होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जिसमें से एक
जैसे मान लीजिए पावर सप्लाई हो गया, ठीक है, जिसमें दो वायर निकलते हैं किसी भी पावर सप्लाई से। कहीं भी आप जाते होंगे जब चार्जर वर्क करते हैं तो आप दो प्लग लगाते हैं ना, तो उसमें दो वायर होते हैं, एक प्लस एक नेगेटिव होता है, एक प्लस एक माइनस होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे पावर सप्लाई, हम मेन हमारा एक पावर सप्लाई हो गया, उस पावर सप्लाई से एक वायर जो है निकालते हैं, जो हम वर्क पीस को दे देते हैं, यानी कि कार्यखंड को देते हैं। और जो दूसरा होता है वो हम जा करके देते हैं किसको, इलेक्ट्रोड होल्डर को। किसको देते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर को। तो इलेक्ट्रोड होल्डर के पास एक, मतलब एक फेज जो है हमारा, जो है इलेक्ट्रोड होल्डर में जुड़ गया, और एक फेज हमारा वर्कपीस, यानी कि जिसकी हमको वेल्डिंग करनी है। जैसे मान के चलिए लोहा है, ठीक है, कोई स्टील की रॉड है इतनी बड़ी सी, उसको वेल्डिंग करनी है, तो विद्युत का एक फेज जो रहेगा, एक जो टर्म रहेगा, एक वायर जो रहेगी, वो हम लोग डायरेक्ट किससे जोड़ देंगे, उस लोहे की रॉड से जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक जो वायर निकलेगी पावर सप्लाई से, उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड होल्डर में जोड़ देंगे, जहाँ से इलेक्ट्रोड रहेगा, और इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड यहाँ तक पावर को सप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गैप बनाएंगे। पहले लेक्चर जो लोगों ने डिस्कस किया होगा, जो लोगों ने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, कि क्या होता है, गैप की वजह से ही आर्क जनरेट होती है। आप लोग जब गांव में देखते होंगे, कहीं भी गांव में या शहर में, जब आप जो है विद्युत, जो वायर, नंगी वायर अभी भी चलती हैं, अभी तो हर जगह क्लोज वायर नहीं आई हैं, तो वहाँ पे जब आप केबल जाके लगाते हैं तो वहाँ पे चिट चिट करके आर्क टाइप की आवाज़ आती है, आर्क जनरेट होती है, जहाँ पे चिंगारी टाइप की आपको समझ में आती है। तो वही चिंगारी का हम लोग जो है, उसी चिंगारी से क्या होते हैं, उसी आर्क को हम लोग ताप ऊर्जा में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में, आर्क क्या करती है, क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। आर्क जो है विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देती है, जिससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है इस मेटल के पास, तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। जब ये गल जाएगा तो पिघल जाएगा, पूरी तरह से पिघल जाएगा, तो जो भी हमको इसमें जोड़ना रहेगा मटेरियल, ये मटेरियल और ये मटेरियल दोनों पिघल गया, इसको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, फिर कुछ देर के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपस में जॉइंट बन जाएगा, जोड़ बन जाएगा। यही सिद्धांत होता है बेसिकली आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। तो ये जो गैप हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इसी गैप की वजह से यहाँ पे एयर फ्लो होती है, और इसी एयर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, आर्क जनरेट हो जाती है, और उसी आर्क को हम लोग क्या करते हैं, ताप ऊर्जा में बदल लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में हमको हीट मिलती है। उससे क्या करते हैं हम लोग, किसी भी मटेरियल को उसके गलनांक अवस्था तक पहुँचा करके उसको गला देते हैं, जिससे वेल्ड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गई सिद्धांत की बात, किसकी, आर्क वेल्डिंग की। ये हर आर्क वेल्डिंग में जो है परफॉर्म होता है, यही काम जो है हर आर्क वेल्डिंग में होगा, चाहे वो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में हो, चाहे वो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में हो, चाहे वो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में हो, चाहे वो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हो। बस फर्क इतना होता है कि कुछ कंपोनेंट जो है वो बदल जाते हैं, जैसे सील्डिंग गैस जो होती हैं कुछ बदल जाती हैं, कुछ जो होता है स्टील के लिए होता है, कुछ एलॉय स्टील के लिए होता है, लो कार्बन स्टील के लिए होता है, यानी कि लो कार्बन स्टील यानी कि निम्न कार्बन इस्पात के लिए होता है, ठीक है। और एलॉय स्टील के लिए कुछ हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके हम लोग जो है अलग अलग आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, और अब हम लोग पढ़ते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, हेडिंग डाल लीजिए, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में अगर हम जाएंगे तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि GMAW, तो इसके अन्य नाम भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, कोई अन्य नाम भी बोल सकता है कि ये GMAW होता है, वो कौन सी वेल्डिंग होती है। तो ये जो है विदेशों में ये नाम जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये अपने इंडिया में ये नाम ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अपने यहाँ जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, मिग वेल्डिंग। कुछ याद आया आपको, टिग मिग, जो हम लोगों ने काफ़ी पहले से जो है डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि आगे टिक पढ़ना है, मिग पढ़ना है, तो यही मिग वेल्डिंग जो है इसको बोलते हैं। इसके अन्य नाम है, ठीक है, अन्य नाम मिग वेल्डिंग, यानी कि मेटल इनर्ट
गैस, ठीक है। इसी को और एक नाम से बोला जाता है यामेजी वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग, अब देखिए, जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ इनर्ट गैसें यूज की जाती हैं, जैसे कि हीलियम और आर्गन। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा कि जो मिग वेल्डिंग होती है या GMAW वेल्डिंग होती है उसमें कौन सी इनर्ट गैस यूज की जाती है, तो हीलियम और आर्गन, ठीक है। उसके साथ साथ एक्टिव गैस का भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक्टिव गैस का। इसी एक्टिव गैस की वजह से हम लोगों ने इसका नाम एक और क्या जाना था, मेटल एक्टिव गैस। वो एक्टिव गैस क्या होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है कि जो हमारा मटेरियल होता है जिसकी हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसको ऑक्सीकरण होने से क्या करता है, रोकता है, यानी कि डीऑक्सीडाइजिंग का काम करता है, ठीक है। तो जो CO2 होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं, अभी हम लोग जी ये जो मिग वेल्डिंग है इसके बारे में जानेंगे, इसको चित्र से समझेंगे पूरा कैसे वेल्डिंग होती है। उससे पहले जो CO2 होता है वो काम क्या करता है, देखिए जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं ना, तो वेल्डिंग करते समय वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, आकर के ऑक्सीडाइजिंग का काम जो है करना शुरू कर देती हैं। तो उसको रोकने के लिए एज ए सील्डिंग मीडियम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। और जो CO2 का काम होता है, जब वेल्डिंग शुरू करते हैं हम लोग, तो CO2 किससे किससे मिलकर बना है आप देख रहे होंगे, तो ये किसमें टूट जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और O2 यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन मोनो ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब देखिए, जैसे ही वेल्डिंग शुरू होना हम लोग शुरू किए, ठीक है। अब CO2 क्या करते हैं, एक हम लोग सिलेंडर में अलग से रखते हैं, उसके बाद रेगुलेटर के थ्रू इसको क्या करते हैं, नोजल के पास भेजते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही वेल्डिंग होना शुरू होती है तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो CO में और O2 में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो जब CO में टूट जाता है और O2 में टूट जाता है, तो जैसे मान चलिए कि आपने देखा था कि यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। ये क्या था, नोजल था हमारा, यहाँ पे आर्क जनरेट हो रही है। और जैसे ही आर्क जनरेट हुई वैसे ही क्या होता है कि जब O2 बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको ऑक्सीजन मिल जाती है, तो आप क्या जानते हैं कि आग को जलने में जो है बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करती है ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन की अधिकता हो जाने से जब O2 गैस रिलीज होती है यहाँ पे, तो इसकी जो आर्क होती है ना, बहुत अच्छी बन जाती है, यानी कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में जो है आर्क जनरेट हो जाती है और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में जो है टेम्परेचर हमको मिलने लगता है। जैसे कि जब आप देखते होंगे, जब छोटी छोटी जो आर्क होती, चिंगारी होती है, वो इतना ज़्यादा उसकी जो है तीव्रता नहीं होती है कि किसी मटेरियल को गला सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं, जिससे हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। और ऑक्सीजन हम लोग क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस करके बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में हम लोग टेम्परेचर को जनरेट कर पाएँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट को हम लोग जनरेट कर पाएँ। इसलिए क्या करते हैं, CO2 को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है। अब एक टर्म जो है बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कोई भी आर्क वेल्डिंग यूज़ करने से पहले हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है, आपको ये कल ही बता देना चाहिए था। तो ये इसका ज़रूरत हमको अभी पड़ा, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग मिग वेल्डिंग हमको परफॉर्म करना हुआ तो हम लोग देख रहे हैं कि वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करना है हमको, जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है, अभी आपको कभी भी पूछ सकते। ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप। ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, जैसे मान चलिए कि जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं कहीं भी, जैसे 11,000 वोल्ट का कहीं पे करंट आ रहा है, उसको हम लोग 420 डिग्री से 420 का जो हम लोग करंट वोल्ट का करंट बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा करते हैं, स्टेप डाउन। यानी कि जो स्टेप डाउन, नाम में जाइए आप लोग, यानी कि स्टेप, जहाँ पे स्टेप लगा करके हम लोग को डाउन करना हो करंट को, यानी कि 11,000 वोल्ट से हमको 420 वोल्ट हमको अगर विद्युत चाहिए तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन।
अगर मान लीजिए कहीं पे आपके घर में 90 वोल्ट ही करंट आ रहा है और आपको चाहिए कि आपको 200 वोल्ट की फ्रिज चलानी है, तो आप लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जो लोग गांव में या फिर कहीं जहां भी वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है वहां पे स्टेबलाइजर बनवाते हैं, जिनके यहाँ वोल्टेज कम रहता है, वो लोग कौन सा उसमें ट्रांसफार्मर डलवाते हैं? स्टेप अप। यानी कि आपको लाइट क्या है, उठानी है, यानी कि स्टेप अप करना है। और जब भी आपको वोल्टेज कम चाहिए तो आप कौन सा यूज करेंगे? स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। तो जो हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं वो स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको वोल्टेज जो होता है वो बहुत कम चाहिए होता है। तो स्टेप डाउन और स्टेप अप का जो संरचना होती है, ये ट्रांसफार्मर ऐसे होता है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो अगर स्टेप डाउन हमको करना है तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसमें जो है कॉइल की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा उसमें कॉइल की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमको स्टेप डाउन करना है तो आगे हमको क्या करना है? जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमको कॉइल की संख्या डाउन कर देनी है, कम कर देनी। तो वो कौन सा स्टेप ट्रांसफार्मर हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगर हमको वहीं पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनवाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी ना वो कम रहेगी, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी यानी कि जो फाइनल वाली वाइंडिंग रहेगी वहाँ पे कॉइल की संख्या अधिक रहेगी। ठीक है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग सबसे ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग कम है अगर कॉइल की संख्या, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और प्राइमरी वाइंडिंग में कॉइल की संख्या कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉइल की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इतनी चीज़ें आपको जो है पूरी अच्छी तरह से कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार सभी एग्जाम में क्या करते हैं? आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम लोग बात करें कि कुछ एसेसरीज हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मिग वेल्डिंग आप अगर आप कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ आपको सहायक एसेसरीज की ज़रूरत पड़ती है जो आपसे पूछा जाता है। हालांकि इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे पढ़ने आए हैं वो काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं। तो जो कुछ सहायक उपकरण हैं इसमें, सहायक उपकरण वो कौन कौन से हैं? मिग वेल्डिंग की बात हो रही है, GMAW की। ठीक है, पूरा आज हम लोग इसी वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो सहायक उपकरण कुछ होते हैं, जैसे आपके दस्ताने हो गए, ग्लव्स हो गए, दस्ताने हो गए, ग्लव्स हो गए, एप्रन हो गया, और साथ साथ हेलमेट हो गया, और ऐनक हो गया। ये सब क्या है? ये सारी एसेसरीज आपको जब भी आप ये वेल्डिंग करेंगे, आर्क वेल्डिंग करेंगे, तो ये चीज़ें जो है आपको सहायता प्रदान करेंगी। जैसे दस्ताने आपको हाथ से जलने में जो है बचाएंगे जलने से। उसके बाद ग्लव्स हो गया, ग्लव्स या दस्ताने एक ही बात हो गई। उसके बाद एप्रन हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपके कपड़े यहाँ पे सामने आप लगा लेते हैं, तो आपके कपड़े में या फिर आपकी बॉडी में कहीं भी जो है जलने से आपको बचा सकता है। हेलमेट हो गया जो आपके सर की सुरक्षा करेगा। ऐनक हो गया जो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, यूवी रेडिएशन जो निकलते हैं आर्क वेल्डिंग से, उससे जो है आपकी आँखों को क्या करेगा? बचाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है सहायक उपकरण होते हैं, ये कुछ एसेसरीज होती हैं जो हम लोग जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद अब जो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो हो गया, अगर इसके सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसका सिद्धांत सेम वैसा ही है जैसा हमने आर्क वेल्डिंग के बारे में अभी आपको सबसे पहले बताया था। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको? एक पावर सप्लाई होती है। ठीक है, उस पावर सप्लाई से दो वायर निकली होती हैं। एक वायर को हम लोग डायरेक्ट कार्यखंड से जोड़ देते हैं, और एक वायर में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड होल्डर लगा देते हैं। यहाँ से क्या होता है? ये नोज़ल होती है यहाँ पे हमारा वेल्ड पूल का निर्माण होता है। यहाँ पे सील्डिंग गैस होती है, इसका हम लोग नामकरण करते हैं तो हिंदी में लिखते हैं कार्यखंड। ये क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? सील्डिंग गैस है, CO2। ये क्या है? वेल्ड पूल है।
ये क्या है, पावर सप्लाई है। ठीक है। अब जो ये मिग वेल्डिंग होती है, इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो मिग वेल्डिंग में होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग। कौन सा? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी कि उपभोज्य इलेक्ट्रोड। उपभोज्य इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब कभी आपसे पूछ लेगा कि मिग वेल्डिंग की शुरुआत कब से हुई है, तो मिग वेल्डिंग की जो शुरुआत हुई है वो करीब करीब 1940 से जो है आप कह सकते हैं कि मिग वेल्डिंग की जो है वो शुरुआत हुई। ठीक है। तो मिग वेल्डिंग में जो है उपभोज्य इलेक्ट्रोड यानी कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, और मिग वेल्डिंग की शुरुआत जो है 1940 में हुई है। ये जो है इसका कुछ फंक्शन हो गया। इसमें एक वायर फीड होती है जो इलेक्ट्रोड को क्या करती है, वायर के थ्रू जो है फीड प्रोवाइड करती है। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोड जो है ख़त्म होता चला जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वायर फीड लगी होती है। वायर फीड, जैसे इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूमेबल है यानी कि ख़त्म होने वाला इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ से धीरे धीरे क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछेगा कि जो मिग वेल्डिंग है उससे कौन कौन से मटेरियल की वेल्डिंग की जा सकती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लो कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। लो कार्बन स्टील यानी कि निम्न कार्बन इस्पात। ठीक है। उसके बाद एलॉय स्टील यानी कि स्टील का जो है मिश्रण, यानी इस्पात का मिश्रण। इन दो मटेरियल की जो है वेल्डिंग हम लोग किससे करते हैं, मिग वेल्डिंग से करते हैं। अब मिग वेल्डिंग जो है ये पतली और मोटी, इससे किसी भी प्रकार का जो है हम लोग वेल्ड का निर्माण कर सकते हैं। यही इसकी जो है बहुत एक अच्छी खासियत होती है, या इसका आप एडवांटेज कह सकते हैं या फ़ायदा कह सकते हैं कि इसमें क्या होती है, पतले या फिर मोटे किसी भी वेल्ड का निर्माण किया जा सकता है। तो ये हो गई, आज हम लोगों ने बात किया मिग वेल्डिंग के बारे में। ठीक है। तो ये इतना ही बस आपको जानना है मिग वेल्डिंग में। कोई भी एग्ज़ाम आप दे के आएंगे, इसरो का एग्ज़ाम आप दे के आइए, डीआरडीओ का दे के आइए, बार्क का दे के आइए, अगर मिग वेल्डिंग से इससे ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप आके हमसे बोलना। ठीक है। कोई भी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट आप दे रहे होंगे, कुछ भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो मिग वेल्डिंग से जो है सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। कुछ क्वेश्चन मिग वेल्डिंग से अभी और हैं जो मिग वेल्डिंग से, जैसे मिग वेल्डिंग में कई सारे उपकरण यूज होते हैं, उसको हम लोग बाद में बताएंगे। लेकिन मिग वेल्डिंग अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो मिग वेल्डिंग में जो है कितनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या इसकी गैसेज होती हैं, कौन से मटेरियल के लिए यूज़ होता है ये, और इसमें कैसा इलेक्ट्रोड यूज होता है, किस प्रकार की वेल्डिंग है ये, इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में। ठीक है। उसके बाद आपका किसी भी प्रकार का कोई कमेंट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का जो है रिप्लाई करता हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।